हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुमारी सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी को। बच्चों, आज हिंदी के कुछ प्रश्नों के साथ मैं आई हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर से भी संबंधित हैं। सो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस स्पेशल क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है बच्चों, है ना। चलो बताओ, पहला प्रश्न आस्तिक का विलोम है। आस्तिक का विलोम क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन ए है स्वास्तिक, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी कर्मयोगी और ऑप्शन डी है बच्चों धर्मवीर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आस्तिक। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नास्तिक, है ना। आस्तिक जो भगवान में आस्था रखता है बच्चों, उसे आस्तिक कहते हैं ना। और जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक का उल्टा क्या होगा? नास्तिक होगा। चलिए यहाँ पे बच्चों ऑप्शन सी में है कर्मयोगी। कर्मयोगी का क्या होगा? विलोम क्या होगा बताओ आप लोग? कर्मयोगी का बच्चों, कर्मयोगी का होता है विलोम कर्मभोगी होगा। कर्मभोगी, क्लियर है। धर्मवीर का क्या होगा बच्चों? धर्मवीर का क्या धर्महीन हो सकता है? धर्म से हीन, हाँ। चलिए क्लियर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है बच्चों? ऑप्शन ए साध्वी, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी चंद्रा और ऑप्शन डी पार्थिव। चलिए बताइए भूमि का पर्यायवाची क्या होगा? अगर आप लोग नहीं बताते हो इतना इजी प्रश्न तो मैं क्या समझूं। हिंदी में भी भूमि का पर्यायवाची, सॉरी, ओ हो, मैंने तो आंसर ही बता दिया। पृथ्वी का पर्यायवाची बताओ। चलो, है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी भूमि। मैं गलती से मेरे मुंह से निकल गया आंसर। चलो आप लोग बता दो। चलो भूमि, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? भूमि होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे है बच्चों साध्वी, चंद्रा और पार्थिव। चलिए हम लोग पहले साध्वी के बारे में जान लेते हैं। साध्वी बच्चों साधु का स्त्रीलिंग होता है ना, ऐसा साधु आइन भी होता है, लेकिन हम लोग साध्वी भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि साध्वी नहीं जानते। साधु का साध्वी भी होता है ना। क्लियर है। साधु का क्या होता है? साध्वी। क्लियर है। अगला है चंद्रा। चंद्रा का अर्थ क्या होता है बच्चों? चंद्रा का अर्थ होता है बुद्धिमान। समझ में आया? बुद्धिमान। बुद्धिमान को क्या बोलते हैं? चंद्रा, है ना। पार्थिव का क्या होता है बच्चों? पार्थिव का मतलब मरा हुआ, है ना, ठहरा हुआ, पार्थ। समझ में आया? पार्थिव। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं भाई? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? ऑप्शन ए है बच्चों 14, ऑप्शन बी है अज्ञिन, ऑप्शन सी है वीर और ऑप्शन डी है बच्चों भक्त। बताइए तद्भव कौन है? इसमें से कौन से 3 ऐसे शब्द हैं बच्चों जो संस्कृत के हैं, है ना, और एक शब्द ऐसे हैं इसमें से जो संस्कृत के शब्द ना होकर के, यानी कि संस्कृत का उसका कुछ और रूप है लेकिन उसका हिंदी में कुछ और रूप है। चलिए बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 14, है ना। क्योंकि 14 का जो तत्सम होता है बच्चों वो चतुर्दश होता है। क्या होता है? चतुर्दश। क्लियर है। 14 का तत्सम क्या होता है? चतुर्दश। जबकि अज्ञान, वीर और भक्त ये तीनों बच्चों तत्सम है। ये क्या है? तीनों तत्सम है। क्लियर है। ये तीनों ही तत्सम है।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4। बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है ना? यानी कि इसमें कौन सा शब्द जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों कृपान, ऑप्शन बी अस्सी, ऑप्शन सी बल्लभ, ऑप्शन डी खड़ग। चलिए बताइए इसमें तलवार का समानार्थक कौन नहीं है बच्चों, यानी तलवार का पर्यायवाची? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए खड़ग, खड़ग का मतलब भी क्या होता है बच्चों? तलवार होता है, हम सब जानते हैं। कृपान का मतलब भी तलवार होता है और खड़ग का मतलब भी, अस्सी का मतलब भी तलवार होता है। लेकिन बच्चों बल्लभ का मतलब होता है पति, है ना। पति, स्वामी, क्लियर है? पति, स्वामी। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है ना? पहले तो मैं तुम लोग को बता दूं कि उनार्थक शब्द किसे कहते हैं। अगर आपके पास टाइम है, साथ ही कॉपी है और उसके साथ ही कलम है, तो थोड़ा सा उनार्थक शब्द को आप लोग नोट कर लो, है ना। उनार्थक शब्द को थोड़ा सा नोट कर लो। उनार्थक शब्द कहते किसे हैं? तो लिखो ज़रा सा इसके डिफिनीसन को ज़रा सा लिख लो आप लोग, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर जगह ये कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। बुक में या फिर कहीं भी आप देखोगे ना, आसानी से ये कंटेंट मिलेगा नहीं, है ना। और क्वेश्चन पूछ ही देता है फंसाने के लिए बच्चों को। तो देखिए लिखिए इसका, जिन शब्दों से लघुता या संक्षिप्तता, है ना, जिन शब्दों से लघुता या संक्षिप्तता का बोध होता है, उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर है बच्चों? उसे क्या कहते हैं बच्चों? उनार्थक शब्द कहते हैं। मैं एक बार बोल देती हूँ, अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा है तो लिखिए, जिन शब्दों से लघुता या संक्षिप्तता का बोध होता है उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से लघुता या संक्षिप्तता का बोध होता है उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर है? अब मैं इसे थोड़ा मिटा देती हूँ, है ना। देखो समझ में आना कि जिन शब्दों से, अब देखिए उनार्थक को पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं जरा। उनार्थक का अर्थ होता है बच्चों, सॉरी संधि विच्छेद होगा बच्चों, ऊन प्लस अर्थक, ऊन प्लस अर्थक होगा ना। ऊन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊन का मतलब होता है न्यून, है ना, एक कम। अगर आप 70 में ऊन लगा दोगे ना, 70 में एक कम करते हो तो क्या लिखाता है? 69, है ना। तो ऊन जोड़ 70 यानी कि 70 में एक कम है इसलिए 69 है। 80 में एक कम है इसलिए 79 है ना। 59 में एक कम है इसलिए 59 है। अब समझ में आया? यानी कि कम, है ना। और अर्थक का मतलब होता है बच्चों अर्थ प्रकट करने वाला, अर्थ प्रकट करने वाला। समझ में आ रहा? यानी कि जो थोड़ा सा छोटा अर्थ प्रकट करता हो उसे क्या बोलते हैं? उनार्थक बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? उनार्थक बोलते हैं। उनार्थक शब्द, है ना। उनार्थक का अर्थ ही होता है लघुता या संक्षिप्तता। अब देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, उनार्थक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? बड़ी आकृति का छोटा रूप दिखाने के लिए, बड़ी आकृति का छोटा रूप दिखाने के लिए। जैसे देखिए बताती हूँ मैं आपको, अगर कहीं लिखा हुआ है झोला और फिर लिखा हुआ है बगल में झोली, अब बताओ ये झोला और झोली में क्या अंतर है? भाई अंतर है, झोला जो बड़ा वाला थैला उसको झोला बोलते हैं, है ना। और उससे थोड़ा सा छोटा हो या छोटा सा हो
उसको क्या बोलते हैं, झोली बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे झोली जो है बच्चों उनार्थक शब्द हो गया। समझ में आया। डिब्बा, डिब्बा किसे बोलते हैं, जो बड़ा सा है ना, इतना बड़ा होगा। और डिबिया किसको बोलते हैं, जो छोटा सा होगा, है ना। तो डिब्बा और डिबिया में क्या अंतर है, कि डिब्बा बड़ा है और डिबिया छोटा है, लेकिन है तो वही चीज़, एक ही चीज़ का दो रूप है और दोनों के शब्द अलग अलग है ना। डिबिया छोटा सा होगा तो यहाँ पे डिबिया क्या हो जाएगा बच्चों, उनार्थक हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग बताओ कि निम्न में से कौन सा शब्द उनार्थक है। ऑप्शन ए लंगोटी, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी दीन, या ऑप्शन डी सांगेई। मुझे नहीं लगता आप लोग फटाफट 1 सेकंड का भी देरी लोगे, टाइम लोगे आप लोग। देरी लेना मतलब समय लेना। आप लोग फटाफट बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा लंगोटी, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, लंगोटी। अब अगर इसका लंगोटा रहता तो लंगोटा मतलब बड़ा वाला, है ना, और लंगोटी उसका छोटा हो गया। समझ में आ गया। अगर लिखा हुआ है घंटा तो घंटा हो गया बड़ा, और घंटी लिखा हुआ है तो छोटा, तो यही घंटी हो गया वहाँ पे उनार्थक शब्द। समझ में आया। क्लियर है। चलिए, कभी कभी देखिए कहीं पे लिखा है बेटी और बेटिया, तो बेटिया हम उसको प्यार से बोल रहे हैं ना, वो छोटी है तो बेटिया बोल रहे हैं ना। जब वो उसको भी छोटी है तो उसको भी बेटी बोल सकते हैं ना। तो कभी कभी छोटों के प्रति प्यार व स्नेह दिखाने के लिए भी जो हम लोग इसको उनार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं ना। और बड़ी आकृति का छोटा रूप दिखाने के लिए तो करते ही करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को पिछला प्रश्न समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 हमारा देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन हैं। चलिए बताइए। इसमें से कौन से कवि या रचनाकार ऐसे हैं जिन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार की कवि थे, है ना। इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि से विभूषित किया गया। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की ये जो रचना है उर्वशी, है ना, इसी के ऊपर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा को बच्चों यामा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ। किस रचना के लिए, यामा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को बच्चों चिदम्बरा के लिए दिया गया है। किस रचना के लिए, चिदम्बरा। एकदम ये रट लो, कोई ना एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। या तो ये जीके में आ जाए या आपका हिंदी में आ जाए, आ ही जाता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। जयशंकर प्रसाद को तो नहीं मिल सकता है क्योंकि ये आज़ादी के पहले ही इनका देहांत हो चुका था ना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार तो बहुत बाद में आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, है ना, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे, उसके लिए हिंदी में एक शब्द है क्या। ऑप्शन ए याचक, ऑप्शन बी प्रार्थी, ऑप्शन सी वादी, ऑप्शन डी प्रतिवादी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मैं एक हिंट देती हूँ। हिंट क्या दूंगी, कुछ नहीं देती हूँ, बस मैं थोड़ा सा बताऊंगी, आप लोग फटाफट इसका आंसर बता दोगे। देखो, बचाव करना को हम लोग हिंदी में जो है बच्चों प्रतिवाद करना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिवाद करना। प्रतिवाद करना, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, है ना, या काट करे, उसे क्या कहते हैं। तो बिल्कुल, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे वो तो प्रतिवादी ही कहलाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्या होगा, प्रतिवादी, है ना, प्रतिवादी कहलाएगा। जो दायर मुकदमा जो चल रहा है ना,
उसका वो बचाव करे, काट करे, क्या करे कहलाएगा? प्रतिवादी। बचाव करना या प्रतिवाद करना बच्चों एक ही चीज़ होता है। समझ में आया? याचक किसे कहते हैं बच्चों? तो जो प्रार्थना करता है ना, उसे याचक कहते हैं। प्रार्थी और याचक ये दोनों एक दूसरे का जो है ना, सॉरी, प्रार्थी और याचक एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। वादी किसे कहते हैं बच्चों? तो मुकदमा जो दायर करने वाला होता है वो वादी कहलाता है। ऐसे वादी का मतलब तो पहाड़ घाटी भी होता है, पहाड़ का निचले हिस्सा भी होता है वादी, है ना। याचक का मतलब प्रार्थना करने वाला या फिर कुछ मांगने वाला, प्रार्थी भी वही कहलाता है, प्रार्थना करने वाला। क्लियर है? चलो फिर प्रश्न संख्या 8 के पास चलते हैं हम लोग। बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 8 है ना। 9 की तरफ नहीं देखना है अभी, 9 की तरफ तो दिखना ही नहीं है, आप 8 की तरफ देखो सिर्फ। चलो देखो इधर, आयात का विलोम क्या है? भाई देखना क्या है, मेरे देखने से पहले आप लोग इसका फटाफट बता दो। आयात का विलोम क्या है बच्चों? ऑप्शन ए कायनात, ऑप्शन बी बाह्यात, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी यातायात। चलो बताओ आयात का विलोम क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्यात, है ना। आयात का विलोम क्या होता है? निर्यात होता है। क्लियर है? चलिए, कायनात का मतलब क्या होता है बच्चों? कायनात का मतलब होता है सृष्टि, ये अरबी शब्द है। बाह्यात का मतलब होता है बच्चों बेकार। निर्यात का मतलब होता है बच्चों बेचना, है ना। मतलब बाहर करना, बाहर अपने देश से आप कहीं बाहर कर रहे हो तो निर्यात हो गया, है ना। और यातायात का मतलब तो आप जानते ही हो, परिवहन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हाँ। चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? पहले मैं देशज की परिभाषा बता दूं। देश शब्द, है ना, जो हमारे देश की बोल चाल की भाषा में पाई जाती है या फिर स्थानीय शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं, है ना। ये या फिर जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में हुआ वो देशज कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी फुनगी, ऑप्शन डी घुड़सवार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है देशज है? वचन, व्याकरण, फुनगी या घुड़सवार। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुनगी, है ना। फुनगी जो है बच्चों ये क्या है? देशज शब्द है। फुनगी कहते हैं वो पेड़ वाला जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको फुनगी बोलते हैं। जबकि बच्चों वचन और व्याकरण, है ना, वचन और व्याकरण ये दोनों बच्चों तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम है। और घुड़सवार बच्चों यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द है। घोड़ा और सवार, है ना, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है, इसलिए इसको बच्चों को यौगिक शब्द बोलते हैं। जबकि वचन और व्याकरण ये दोनों बच्चे हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन फुनगी हमारा देशज शब्द है, क्योंकि फुनगी जो है हम लोग पेड़ के ऊपरी सिरे को फुनगी हमारे देश में ही बोला जाता है ना। और शायद इस शब्द का शायद क्या रियली में इस शब्द का जन्म हमारे ही देश में हुआ है ना। यह स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज है ये। क्लियर है? हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बच्चों बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्विगु। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दाल रोटी में आप लोग को सोचना ही नहीं है, दाल अलग है भाई, रोटी अलग है। इसका मतलब है वो दाल और रोटी है, भले ही इसमें योजक चिन्ह ना लगा हुआ रहे, फिर भी हमें ये समझना है ना जी, इसमें दोनों पद प्रधान है। तो ये क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्वंद्व समास। इसका दाल रोटी का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? द्वंद्व समास, है ना। क्योंकि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, है ना,
और एक पद दूसरे का द्वंद्वात्मक बोध कराता हो, वो क्या होता है बच्चों? द्वंद्व समास होता है। उसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। भाई दाल रोटी में नहीं योजक चिन्ह लगा, फिर भी दाल रोटी को अगर हम लोग समासिक विग्रह करेंगे तो क्या लिखाएगा? दाल और रोटी। क्लियर है बच्चों? चलिए, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए किसी की मर्यादा भंग करना, ऑप्शन बी दावत देना, ऑप्शन सी अफवाह फैलाना, ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक देना। इलायची बांटना, भाई इलायची तो बहुत महंगा होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई बांट देगा। कितना बहुत महंगा है भाई, 1 रुपया में एक देता है, बताओ। चलो, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? चलिए आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दावत देना, है ना। अभी तो मैं बताई, इसका हिंट भी मैं दे चुकी थी कि भाई इलायची महंगा होता है, कोई इतना आसानी से थोड़ी देगा। है इलायची बांटना मतलब दावत देना, दावत समझते हो ना, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ों पर किसी को बुलाना, है ना। चलिए, क्लियर है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से शुद्ध बर्तनीस वाले शब्द को चुनिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द जो है बच्चों शुद्ध है? ऑप्शन ए संग्रहित, ऑप्शन बी ग्रहणी, ऑप्शन सी अधीन, ऑप्शन डी कुमोदनी। चलिए बच्चों बताइए, इसका राइट क्या होगा? हमें तो साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग हो रहे हैं, कोई कुमुदनी मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, अधीन मार रहा है, कोई ग्रहणी मार रहा है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधीन, है ना। अधीन के अलावा बाकी 3 ऑप्शन ए बी और डी तीनों रॉन्ग है ना। देखिए संग्रहित कैसे होगा बच्चा? संग्रहित जो है बच्चा इस तरह कैसे लिखाता है? संग्रहित, पर अनुस्वार छुटा हुआ है, हर सही का। ग्रहिणी कैसे होगा बच्चा? गृहिणी ग में री की मात्रा, ह हर सिकार ही और ना दीर्घिकार नी, क्या होगा बच्चा? गृहिणी। अब है कुमुदनी, कुमुदनी कैसे होगा बच्चा? क हर्षुकार कु, माँ हर्षुकार मुँह, द हर्षिकार दी और ना दीर्घिकार नी, कुमुदनी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है बच्चा, निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है ना। निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बच्चों देवेंद्र, ऑप्शन बी है सेवार्थ, ऑप्शन सी है मतक, ऑप्शन डी है अत्याचार। चलिए बताइए, गुण संधि कौन है बच्चों? गुण संधि की परिभाषा बताइए। जब है ना, आ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आ का ए हो जाता है, और आ का क्या होता है बच्चों? ओ हो जाता है। नहीं पढ़े? एक पहिया ऊपर गुण संधि। आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें तो एक पहिया ऊपर 2 गो में है, लेकिन जहाँ से टूटता है बच्चों संधि में, और जब वो जुटता है तो एक पहिया ऊपर होना चाहिए। सेवार्थ को अगर देख रहे होंगे आप लोग, तो सेवा जोड़ अर्थ टूटेगा, है ना। मतैक को मत जोड़ एक टूटेगा, है ना, एक के। अत्याचार को अति जोड़ आचार टूटेगा, और देवेंद्र बच्चों देव जोड़ इंद्र टूटेगा, है ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अब क्या पूछते हो हमसे? बताओ, मैं तो सारा का बता दी, तुम लोग सीधे मारोगे मैम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही। देवेंद्र होगा, है ना। देव, धन, इंद्र, इसका आ और इसका ई मिलके बन गया क्या बच्चों? ए, है ना। तो बना दिया क्या? देवेंद्र। एक पहिया ऊपर बच्चों गुण संधि, ये ट्रिक है बच्चों, एक पहिया ऊपर गुण संधि।
क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए 14 नंबर, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है ना? किसी वस्तु के बारे में बच्चों उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, है ना, उसे उसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा ऑप्शन ए है बच्चों, उपमा ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी है बच्चों अतिशयोक्ति। बताइए कौन सा अलंकार होगा बच्चों? देखिए बच्चों, अगर किसी वस्तु को चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया जाता है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना? इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति। आप लोग अगर हिंदी पढ़े होंगे तो समझे होंगे, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना, बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी के बारे में है कुछ नहीं और उसके बारे में है कुछ नहीं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ कर देना, है ना, वो अतिशयोक्ति कहलाता। अति का मतलब तो समझ ही रहे, अति मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, है ना, और असे अतिशयोक्ति, है ना, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उक्ति प्रकरण कर देना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। मैं अतिशयोक्ति अलंकार का एक एग्जाम्पल देकर सुनाती हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनना जरा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। समझ में आया? मैं रिपीट करूँ इसको। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी भाग जल गई, गए निशाचर भाग। बताओ कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगा था, अब पूरा लंका जल गया। सोचिए, ये कभी हो सकता है कि पूंछ में उनका जब आग ही नहीं लगा तो पूरा ये लंका भी जल गया और निशाचर भी भाग गए। निशाचर का मतलब हुआ राक्षस, राक्षस भी सारे भाग गए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? अतिशयोक्ति है ना, बहुत ज़्यादा कवि ने बढ़ा चढ़ा करके कहा है, तो ये अतिशयोक्ति है। क्लियर है बच्चों? अतिशयोक्ति जो है बच्चों अर्थालंकार है। कौन सा अलंकार के अंतर्गत आता है? अर्थालंकार। क्लियर है? चलिए अब हम लोग का सबसे अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 15, कवि का स्त्रीलिंग है। ये प्रश्न तो आप लोग बिना मेरे बताए, मेरे हेल्प क्या, किसी के भी हेल्प के बिना आप लोग बता सकते हो। हम लोग बचपन से इस प्रश्न को देखते आ रहे हैं, कवि का स्त्रीलिंग। ये बच्चों को फंसाने वाला प्रश्न होता है। ऑप्शन ए भी देख रहे हो, ऑप्शन बी भी देखो, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी बताओ इसमें कवि का स्त्रीलिंग शुद्ध क्या होगा बच्चों? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवियत्री, है ना। ये ऐसे ही लिखा था, क व या हर्षिकार ई और त्री, कवित्री। क्लियर है बच्चों? यही है कवि का स्त्रीलिंग रूप, है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने अपने 15 प्रश्न सॉल्व किए हैं, हम सभी ने मिलकर, है ना। आप लोगों ने इन 15 प्रश्न को सीखा और बच्चों अब प्रीवियस में जो भी प्रश्न पढ़े उसको एक बार दो बार रिपीट करो, है ना, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है ना, बहुत जल्द आप लोग अपने एग्ज़ाम के पास पहुंचने वाले हो, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम हो गया है। तो अलग बात है, बिहार बोर्ड हमेशा बिहार में कोई भी चीज़ लेट से आती है, लेकिन बच्चों इसका जो मेन टाइमिंग है वो मई और जून ही है। मई जून में ही पैरामेडिकल का फॉर्म आता है। सो आप लोग अब अच्छे से पढ़ो, है ना, अच्छे से रिपीट करो, पिछले जो आप लोग पढ़े हो ना उसका रिवीजन करो और ध्यान से पढ़ो। तो मिलते हैं बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, जो भी प्रॉब्लम हो वो भी बताओ, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।